वोरा, अहमदाबाद, गुजरात से। मेरे YouTube चैनल बहुजन संवाद में जो बहुजन संगठन की बात करता है उसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज ईद का त्योहार है, तो सबसे पहले मेरी तरफ से और बहुजन संवाद की तरफ से सभी को ईद की बहुत बहुत ढेर सारी मुबारकबाद। आज का जो ये विषय है, आज हम इस विषय पर करोड़पतियों का चुनाव, इस विषय पर ये चर्चा की हुई है और बहुजन संवाद इस विषय पर जो चर्चा करने के लिए हमारे साथ हाजिर है प्रोफेसर जगरूप सिंह सेखो, जो राजनीतिक विज्ञान गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में है, अमृतसर। फिर प्रोफेसर आनंद प्रसाद मिश्र दीपायन जी विश्वविद्यालय है। फिर उसके बाद शैलेंद्र शैली जी भी हमारे बीच में है, राज्य सह सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मध्य प्रदेश राज्य परिषद में है। साथ ही हमारे साथ विश्वास उट्टंगी है, जो अभी जुड़े नहीं है परंतु आर्थिक विश्लेषक है मुंबई से। विजय चावला जी है, आर्थिक पत्रकार दिल्ली से। और आशीष रंजन जी है, जन जागरण शक्ति संगठन बिहार से। और डॉक्टर सुनीलम जी, जो मतलब समाजवादी नेता है, किसान नेता है और हम सबके बीच में बहुत ही पूरे देश में भ्रमण करते हुए जागृत करते हैं और काफी विचारधारा से बहुत ही ज्यादा मजबूत है और अपनी बात को मजबूती से रखते हैं। ऐसे हमारे सभी साथी जुड़े हैं आज। और आज का जो विषय है उसमें संचालन में मैं रत्ना वोरा आपके साथ, और मेरे साथ है डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी। तो आज का ये कार्यक्रम मैं शुरू करती हूँ। तो हमारा विषय है करोड़पतियों का चुनाव। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव हो तो कोई छोटी मोटी नहीं होती है, बहुत बड़ी बात है लोकसभा के चुनाव। एक तरह से देखा जाए तो कहा जा सकता है कि राजाशाही वाले चुनाव हो गए हैं। और जिस तरीके से पैसों का यहाँ पर खर्चा होता है, लोग उम्मीदवार जिस तरह से खर्च करते हैं तो उससे तो मतलब पानी पैसे की तरह, मतलब पैसे को पानी की तरह बहाया जाता है। आप देखिए, पहले चरण में कुल 21 राज्यों के और केंद्र प्रशासित प्रदेशों में 1600 प्रत्याशी उम्मीदवार चुनाव में लड़े, चुनाव में उम्मीदवारी की है और 102 सीटों पे। और इसमें 28% जो प्रत्याशी है वो करोड़पति है। और इसके साथ ही जो 10 दिग्गज राजनीतिक है जो उम्मीदवार है, वह तो उनकी आवक, जो उनकी जो आय है, जो संपत्ति है, वो 2664 करोड़ है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा पैसे का खेल यहाँ पर इस चुनाव में होने वाला है। एडीआर ने भी इसके बारे में, धन की असमानताओं के बारे में प्रकाश डाला है। और जो अभी जो बड़े बड़े बाहुबली कह सकते हैं, बड़े बड़े दिग्गज कह सकते हैं, वो जो इस चुनाव में अपनी शिरकत देने वाले हैं। तो ये चुनाव बहुत ही रोमांचक होने वाला है और बहुत ही कह सकते हैं कि पैसों वालों का चुनाव है। तो आज के इस एपिसोड में जो मेरे साथ जुड़े हैं, मैं सबसे पहले डॉक्टर सुनीलम जी को जाना भी रहता है, अभी जाने वाले हैं, कहीं उनका ट्रेन है। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर सुनीलम जी को ही मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ। जी डॉक्टर सुनीलम जी, आप कुछ इस विषय पर अपना प्रकाश डालिए। डॉक्टर जी, बहुत शुक्रिया रत्ना जी। पहली बात, मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। जैसा आपने अभी ईद की सबको बहुत शुभकामनाएं। और अभी तक तो कोई ऐसी सूचना नहीं है जिससे कोई चिंता हो। ईद पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ में मनाई जा रही है और हम ये कामना करते हैं कि रामनवमी भी इसी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से और सौहार्दता के साथ में देश में मनाई जाए। हम लोग कल बहुजन संवाद पर इसको लेकर के, रामनवमी को लेकर के हम लोग कल कार्यक्रम भी करेंगे, ताकि एक शांति और सौहार्दता का संदेश भी पूरे देश के अंदर जाए। जो चुनाव का, ये इस समय जो चुनाव चल रहा है, पहली बात तो हमको मान लेना चाहिए कि देश का आम नागरिक ये चुनाव नहीं लड़ सकता। आम नागरिक की जो आय है वो अगर अपने पूरे जीवन का जितना भी उसकी उम्र आप लगा लीजिए, एवरेज जो भी उसका है 60-70 साल की, वो 70 साल के अंदर जितनी वो कमाता है वो अगर सब एक साथ भी लगा देगा तो भी वो इस चुनाव को लड़ने की, मतलब 35 लाख रुपए, 95 लाख रुपया खर्च करने की वो योग्यता
नहीं रखता, मतलब उतना पैसा वो इकट्ठा ही नहीं कर सकता। मैं गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अपने निजी अनुभव से मैं दर्शकों को और अपने पैनलिस्ट साथियों को बताना चाहता हूँ कि मैंने 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीता। एक बार 4 लाख खर्च हुआ, एक बार 5 लाख खर्च हुआ, लेकिन मेरे अब उस विधानसभा क्षेत्र से 25 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है इस बार के विधानसभा चुनाव में, मध्य प्रदेश के। मैं लगातार चुनाव में जाता हूँ। दक्षिण भारत के अंदर मैं इस बार जब कर्नाटक के चुनाव में गया था, असेंबली के इलेक्शंस के अंदर मैं गया था, तब मैंने देखा था कि एक असेंबली के ऊपर, मैं नाम भी बता सकता हूँ उस असेंबली का, क्योंकि वो शराब का भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा एक ठेकेदार था। उसने 50 करोड़ रुपया खर्च करने का काम किया था और हालांकि वो चुनाव हार गया, लेकिन पैसा किस तरीके से खर्च हो रहा है ये पता इससे चलता है। एक बात तो ये कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से डिफंक्ट है। कहने के लिए तमाम सारी बरामदगी होती है, नगद भी बरामद होता है। अभी आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से या उनके लोगों से चेन्नई के अंदर करोड़ों रुपया हुआ। अभी भी 200-300 करोड़ रुपया जो है अभी तक बरामद हो चुका है। लेकिन ये जो है टिप ऑफ द आइसबर्ग है, बहुत छोटा, जितना बड़ा पैसा खर्चा होता है उसका बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। मैं पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग जो है वो पूरी तरीके से फिजूल खर्ची या इवन अपनी 95 करोड़ की सीमा को लागू करने में पूरी तरीके से अक्षम है। दूसरी बात ये है कि ये जो पूरा का पूरा चुनाव है, अब अगर इस चुनाव के अंदर मैं देख रहा हूं, मैं मध्य प्रदेश में हूं, मैं 6 लोकसभा क्षेत्रों के अंदर मैं जा चुका हूं। वहां पर जो पॉलिटिकल वर्कर है वो भी अभी इंतजार कर रहा है कि भाई गाड़ी तो आई नहीं है हमारे पास में, ड्राइवर वाली गाड़ी चाहिए, और 10 लोग अगर गाड़ी के अंदर हैं तो फिर उनका जो भी खाने पीने का होगा। मैं कोई मेहनताने की बात नहीं कर रहा, मैं कोई एक भी रुपया कोई पॉलिटिकल वर्कर ले रहा है, मैं ये बिल्कुल आरोप नहीं लगा रहा। लेकिन आप अगर सोच लीजिए, अगर 10 और 15 बूथ के ऊपर एक अगर आपको गाड़ी लगती हो और कुल मिला करके आपको 150 गाड़ियां डेली की जरूरत है, और गाड़ी इस समय मिनिमम 5,000 रुपए से कम की गाड़ी नहीं है, तो एक दिन का अकेली गाड़ियों का खर्चा, पर्चा नहीं मैं उसमें जोड़ रहा हूँ, पोस्टर उसमें मैं नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं केवल गाड़ियों का खर्चा जो है वो दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ। ये जेन्युइन इशू है। अब ऐसा हो गया है कि इस चुनाव का एक तरीके का मोनेटाइजेशन हो गया है। तमाम सारी जगहों पर अब जो कि पंचायत जैसे चुनाव होता है, पंचायत चुनाव में जैसा होता था, प्रधान के चुनाव में जैसा होता था, ये अब पूरा अर्थमेटिक का गेम बना हुआ है। जो लोगों के पास में बड़ा पैसा है, 1000 अगर वोट हैं और ये मालूम है कि 4 कैंडिडेट हैं जिसको 300 वोट मिलेंगे, वो वहां का जो है पंच बन जाएगा या वार्ड मेंबर बन जाएगा, तो वो बाकायदा 300 वोट खरीदता है और उसके लिए वो गूगल पे से या पेटीएम से बाकायदा पैसा ट्रांसफर करता है। पहले ये होता था कि वो लिफाफा दो और ये करो वो करो, पकड़े जाने की बहुत सारी उसमें संभावनाएं रहती थी। और ये काम अब सब इवेंट मैनेजमेंट वाले लोग कर रहे हैं। मतलब ये जो इनकी बाकायदा पूरी टीम बनी हुई है और इनका ये है कि ये आपको क्रॉस चेक भी कराने का काम करेंगे, ताकि आपको जो आपका पैसा सही जगह पहुंचा है इस बात की आपको ये गारंटी करने का काम करेंगे। 10-20 तरीके से ये चेक भी कराने का काम करते हैं। लोकतंत्र बहुत ज्यादा सिकुड़ गया है, आम आदमी से चुनाव प्रक्रिया बहुत ज्यादा दूर हो गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो है इसके ऊपर जब चर्चा कर रहे हैं तो हम लोगों को चुनाव आयोग जो है स्टेट स्पॉन्सर्ड क्या इलेक्शंस हो सकते हैं, क्या ऐसी कोई संभावना है कि अगर एक लोकसभा क्षेत्र के अंदर चुनाव होना है तो उसके अंदर 100 स्थान नियत कर दिए जाएं, 100 स्थान के ऊपर जो है वो बाकायदा पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाने का काम, कुर्सियां लगाने का काम स्टेट या जो अपना इलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा हो। इसके अलावा हर तरीके की रोक हो। आप डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। कोई ना कोई तरीके आपको ऐसे निकालने पड़ेंगे ताकि आम नागरिक भी चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटा सके और जो है लेवल प्लेइंग फील्ड हो।
इसके साथ में मैं ये बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मसला पूरा आ गया और उससे जो आपने देखा कि जो पूरा हजारों करोड़ रुपया आया है, जिसमें से 90% पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास में गया है। दूसरी पार्टियों का, विशेष तौर पे कांग्रेस पार्टी के, आपने पूरे खाते सीज करने का काम कर दिया है। और इसके पहले आपको याद होगा, मैं दर्शकों को और आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब यूपी के चुनाव होने थे तो इन्होंने नोटबंदी लागू कर दी थी। और वो नोटबंदी का मकसद क्या था? नोटबंदी का मकसद ये था कि जो समाजवादी पार्टी के जो भी ऐसे लोग हैं, जो समर्थक हैं, जो कि पैसे से पार्टी की मदद करने वाले हैं, वो सब लोग रिसोर्सलेस हो जाएं। और ये इन्होंने अपना काला का सफेद अपना कर लिया, इनके पास में पैसा आ गया और उसका नतीजा भी आपने देख लिया था। तो मुझे लगता है कि हम लोग जब इस चुनाव को लोकतंत्र के खतरे के तौर पर देखते हैं, तो सबसे बड़ा खतरा इन्हीं करोड़पतियों से है और इसी खर्चे को लेके है। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में एक नागरिकों की सजगता बने और जो लोग वोट खरीदने की कोशिश करते हैं, उनको हराने का काम मतदाता करे। इस तरीके की जागरूकता अगर बनती है तो फिर शायद उसका कुछ चुनाव पे असर पड़ेगा। नहीं तो एक समय ऐसा आएगा जब केवल कॉरपोरेट ही, उसके प्रतिनिधि ही पार्लियामेंट में बैठेंगे, वही पॉलिसी बनाएंगे, कॉरपोरेट के लिए पॉलिसी बनाने का काम करेंगे और आम आदमी जो है उसकी कोई भी भूमिका नहीं रह जाएगी, है ना। बहुत धन्यवाद। जी सुनीलम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कई अच्छे मुद्दों पे इस बार चर्चा की है, जैसे कि देश का एक आम नागरिक तो चुनाव लड़ ही नहीं सकता है और इसी तरह से अगर चलता रहा पैसों का व्यवहार तो ये तो कॉर्पोरेट सेक्टर्स का चुनाव हो जाएगा और भविष्य में फिर ये एक लोकतंत्र का चुनाव नहीं रहेगा और कॉर्पोरेट ही बन के निकलेंगे सब लोग और अपने तरीके से फैसले करवाएंगे संसद में जाके। और इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर भी आपने बहुत सही बताया है कि ये जो 90% इलेक्टोरल बॉन्ड है वो सब भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया और 2016 में जो नोटबंदी हुई थी वो भी क्यों की गई उसके बारे में भी आपने बहुत अच्छी तरीके से सबको बताया है। अब इसके साथ ही मैं अपने साथ, यहाँ मेरे साथ आनंद दीपायन जी जुड़े हुए हैं। मैं आनंद दीपायन जी से अनुरोध करती हूँ कि आप अपनी टिप्पणी कीजिए इस विषय के ऊपर। जी आनंद दीपायन जी, अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कीजिए दीपायन जी। हाँ, धन्यवाद रत्ना बोरा जी। सुनीलम जी ने जो बात कहा उसी बात को मैं और आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा कि 95 लाख से 1 करोड़ रुपया संसद में के चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने यह तय किया है कितना पैसा खर्च कर सकता है प्रत्याशी। दरअसल ये बात यहाँ से आती है कि एक तो जो यह सीमा रखा गया है, यह सीमा अपने आप में गलत है, क्योंकि मेरा अपना ये मानना है कि कोई भी छोटा व्यापारी, मध्यम वर्ग का, चाहे वो अध्यापक हो, वकील हो, किसान हो, मजदूर हो, नौकरी पेशा आदमी हो, जो आम आदमी है, किसान है, उसमें से कोई भी आदमी इस दौड़ में, लोकतंत्र के चुनाव में वो अपने को शामिल नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी सीमा इतनी अधिक है जो वैधानिक रूप से बताई गई है। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि जो लोकसभा का जो चुनाव होता है वह चुनाव केवल चुनाव के दिनों में ही नहीं होता है, बल्कि पार्टियां उसमें साल भर पहले से और पहले से उसमें तमाम तरह के कारपोरेट फंडिंग को इंजेक्ट करती हैं, उसमें उसका प्रवाह करती हैं और लोगों के मन मस्तिष्क को मीडिया के माध्यम से तमाम तरह से उसको प्रभावित करती हैं। तो कारपोरेट का जो एक इंटरवेंशन है हमारे पॉलिटिकल प्रोसेस में वो हो चुका है। अब इसके दुष्परिणाम ये पड़ रहे हैं कि पार्टियों के अंदर जो कार्यकर्ता होता है, जो अपनी राजनीतिक सोच के चलते किसी पार्टी में शामिल होता है, तो जो भी राजनीतिक कार्यकर्ता है वो पैसा तो कमाता नहीं है। तो जब वो पैसा कमाता नहीं है तो वो 1 करोड़ रुपया जुटा करके चुनाव कैसे लड़ेगा। इसलिए हर पार्टियों के अंदर कमोबेश, इसमें जब हम बात कर रहे हैं तो हमको थोड़ा सा बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहना चाहिए कि लगभग सभी पार्टियों के अंदर ऐसे प्रत्याशी की खोज होती है जो 1 करोड़ रुपया अपने पास से कम खर्च कर सके, क्योंकि यह चुनाव 1 करोड़ से अधिक में होता है। जैसा कि सुनीलम जी ने बताया कि अगर 150 गाड़ी चल रही है, 5000,
तो प्रतिदिन जो है वो 1.5 लाख से 2 लाख रुपया खर्च होंगे कार्यकर्ताओं के। इसका असर ये पड़ा है कि यह केवल देश के लोकतंत्र में जो कमियां है वो तो कर ही रहा है, दलों के अंदर भी जो कार्यकर्ताओं का जो लोकतांत्रिक अधिकार है, पार्टियों के अंदर जो लोकतंत्र का एक विस्तारीकरण होना चाहिए, उसको भी ये रोक रहा है। क्योंकि हर पार्टियों के अंदर आज की तारीख में ऐसे लोगों की पूछ अधिक हो गई है जिनके पास ब्लैक मनी हो और वो वैचारिक रूप से शून्य हो। तो जो पार्टियों का जो शीर्ष नेतृत्व है वह ऐसे लोगों को पसंद करता है जो गैर राजनीतिक हो, उसके पास ब्लैक मनी हो और पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी बातों को मानता रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यह हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही भयावह स्थिति है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा इसमें जोड़ते हुए कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, इसमें मेरा एक प्रस्ताव है, इसके माध्यम से आना चाहिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा जो भी गया है पार्टियों को, पार्टियों में न जाके एक स्वायत्त संस्था को दिया जाए, जैसे निर्वाचन आयोग को दिया जाए, और उस पैसे से, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं 6,000 करोड़ रुपया या 9,000 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड से आया है, उस पैसे से सभी राजनीतिक दल के लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, और जो सुनीलम जी ने कहा कि 100 या इतने प्रस्ताव करके उनकी मीटिंग और सारी चीजें, उस पैसे से हो सकता है। तो पार्टियों को चंदा देने के बजाय इस पैसे, इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा निर्वाचन आयोग या उसकी कोई स्वायत्त संस्था हो, जो भी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं उनके प्रत्याशियों को, उनके घोषणा पत्र को राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर उनके कहने का किया जाए और उसका एक प्लेटफॉर्म बना करके सभी प्रत्याशियों को सामने ला करके उनके एजेंडे को किया जा सकता है, और इससे चुनाव सस्ता भी होगा। और दूसरी एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, खत्म करूंगा, फिर बाद में मौका मिलेगा तो मैं कहूंगा। दूसरी बात जो मुझे ऐसा लगता है कि दलों के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का बार बार कोई एक नियामक संस्था हो या पार्टियों के अंदर कि उनके अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कि नहीं है, क्योंकि कोई भी आदमी दूसरी पार्टी से आता है और कोई पार्टी उनको टिकट दे देती है, तो यह लोकतांत्रिक समाज में उस पार्टी के नेता का अधिकार नहीं है, बल्कि इस पर निर्वाचन आयोग का भी है कि कोई कल तक कांग्रेस में है या कम्युनिस्ट में है, फिर भाजपा में चला जा रहा है, आरएसएस वाला इसमें चला जा रहा है। तो ये जो वैचारिक जो परिवर्तन हो रहा है, इसके पीछे कोई न कोई निहित स्वार्थ है, और उस निहित स्वार्थ को ये तय किया जाना चाहिए कि कोई भी किसी भी पार्टी को बदल करके अगर किसी पार्टी में जाता है तो कम से कम 1 साल के अंदर वो पार्टी बदलता है, या जो भी तय करें उसे कभी भी उस पार्टी में जाने पर टिकट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इससे जो कारपोरेट का जो गठजोड़ है और ब्लैक मनी जो यहाँ से वहां जो आवारा पूंजी घूम रही है वो हमारे इस राजनीतिक प्रक्रिया को दूषित कर रही है। तो मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही भयावह स्थिति है कि कोई भी मध्यम वर्ग का आदमी, अध्यापक हो, छात्र हो, पत्रकार हो, किसान हो, मजदूर हो, वो 1 करोड़ रुपया तो जिंदगी में कमाता नहीं, तो चुनाव में कैसे लड़ेगा, अपने बाल बच्चों का खर्चा कैसे चलाएगा। तो यह लोकतंत्र के ऊपर एक बोझ बनता जा रहा है, पार्टियों के अंदर बोझ है, और इसका जो आने वाले दिनों में जो प्रभाव पड़ेगा वह लोकतंत्र के लिए कतई अच्छा नहीं होगा, हितकारी नहीं होगा, और हमारा लोकतंत्र तिल करके जो है सिमटता जाएगा, मरता जाएगा। तो इस पर हमें लगता है कि जैसा एडीआर जैसी संस्था बना करके इस पर एक जांच कमेटी बनानी चाहिए हम लोगों को, और जिस पर जनता को जागरूक करना चाहिए। ये मेरा एक विचार है जो मैं अपने साथियों से और दर्शकों से, बहुजन संवाद के दर्शकों से मैं शेयर करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जी आनंद दीपायन जी, आपने बहुत सही कहा। कई मुद्दे आपने ऐसे लिखे हैं कि 95 लाख से 1 करोड़ रुपए की जो मर्यादा है वो मर्यादा ही अपने आप में गलत है, और बाकी राजनीतिक कार्यकर्ता जो कभी या तो कोई शिक्षक है या कार्यकर्ता है वो पूरी जिंदगी 1 करोड़ नहीं कमा सकता है, तो कैसे वो एक चुनाव लड़ेगा। साथ ही यहाँ पर जो राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल भी वो ऐसे ही प्रत्याशियों को चुनती है जो करोड़ों रुपए पहले अपनी जेब से लगाने के लिए तैयार हो, तो फिर यहाँ पे एक चुनाव, निष्पक्ष चुनाव करवाना मुश्किल सा लग जाता है। तो आपकी ही इस बात को आगे बढ़ाते हुए अब हमारे बीच में शैलेंद्र शैली जी जुड़े हुए हैं, जो राज्य सह सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। मैं शैलेंद्र जी से अनुरोध करती हूँ कि आप आइए और अपनी टिप्पणी दीजिए। जी शैलेंद्र जी।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल चाहता भी था कि इस महत्वपूर्ण टॉपिक पे लोकसभा चुनाव के संदर्भ में बातचीत की जानी चाहिए। लोकतंत्र के लिए प्रायः ये कहा जाता रहा है कि आम जनता के लिए जनता के द्वारा, लेकिन अब स्थिति यह हो गई है कि पूंजीपतियों के लिए पूंजीपतियों के द्वारा। पूंजीवाद का खेल लोकतंत्र के नाम पे इस देश में शुरू हो गया है, जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों और अभिव्यक्ति की आजादी के लिए खतरनाक है। जब नॉमिनेशन की फीस ही लोकसभा चुनाव के लिए 25,000 कर दी गई है। ये 25,000 कोई छोटी मोटी राशि नहीं होती। एक सामान्य आदमी 25,000 अगर खुद के दम पे लोकसभा चुनाव लड़ना चाहे तो उसको सोचना होगा। और जो लोकसभा चुनाव की सीमा, खर्चे की सीमा 95 लाख है, ये तो कागजों पर है। भाजपा जैसी संपन्न पार्टियां तो इससे कई कई गुना ज्यादा खर्च करती हैं। 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, ये खर्चा तो चुनाव लड़ने के लिए है। फिर सामने वाले दल के प्रत्याशी को चुनाव से हटाने के लिए पैसा खर्च होता है, और चुनाव परिणाम के बाद जो व्यक्ति जीत गया उसको भाजपा में लाने के लिए करोड़ों रुपया होता है खर्च। तो ये जो चुनाव के नाम पे जो ये पूंजीपतियों का गोरख धंधा चल रहा है, ये निश्चित रूप से देश के किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों, मेहनतकश जनता के लिए घातक है। अब सवाल यह है कि क्या किया जाए। हम लोगों का ये प्रस्ताव है, हम लोग काफी पहले से कई कई बार मांग करते आए हैं कि चुनाव प्रचार में किसी भी प्रत्याशी का व्यक्तिगत 1 रुपया भी खर्च करना प्रतिबंधित कर दिया जाए। अगर कोई प्रत्याशी या उसकी राजनीतिक पार्टी एक भी रुपया चुनाव प्रचार में खर्च करती है तो इसको चुनाव की आचार संहिता का तोड़ना माना जाए। इसके लिए चुनाव कमीशन को ही सारे चुनाव प्रचार की व्यवस्था करनी चाहिए। हर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुछ स्थान चुनाव प्रचार की आम सभा के लिए, बैठकों के लिए तय किया जाना चाहिए। प्रत्याशी घर घर जाए, संपर्क करे, उस पर कोई रोक नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जो ताम झाम से जो बैनर लगाए जाते हैं, आप देखिए कि लोकसभा चुनाव के समय सारे देश में इस समय हाल यह है कि 95% से ज्यादा बैनर भाजपा के लगे हुए हैं। दूसरी पार्टियों को बैनर लगाने के लिए कोई घोषित स्थान मिल नहीं पा रहा, जबकि चुनाव आयोग ने ये आचार संहिता में ये तय किया था कि हर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल और दूसरे प्रत्याशियों को समान रूप से अपने चुनाव का बैनर लगाने के लिए स्थान सुरक्षित होना चाहिए। विज्ञापन कंपनियों को भी इस संबंध में निर्देश दिए गए थे कि आपको राजनीतिक पार्टियों को समान रूप से आपको ये सुविधा देनी चाहिए। लेकिन हालत यह है कि सारे स्थानों पे भाजपा का कब्जा हो चुका है। ये चुनाव प्रचार इस समय जो ये लोकसभा चुनाव का जो खेल हो रहा है, एक तरफ दौड़ने वाला तेज तर्रार जो पैसे से संपन्न है, जो हर तरह से संपन्न है, वो भाजपा है, और दूसरी तरफ दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनका चुनाव प्रचार तोड़ने, बाधित करने की लगातार साजिशें भाजपा द्वारा ईडी, सीआईडी वगैरह वगैरह इन सबके माध्यम से की जाती है। तो ऐसे में जनता का विवेक तो निश्चित रूप से कसौटी पर होता है। लेकिन सवाल ये है, जनता तक ये बात कैसे पहुंचे कि उसके निर्वाचन क्षेत्र में कौन कौन चुनाव लड़ रहा है। हमने मध्य प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में देखा कि जो बड़े अखबार हैं, जो बड़े चैनल हैं, वो ये तक बताने में परहेज कर रहे हैं कि किस विधानसभा क्षेत्र से, किस लोकसभा क्षेत्र से कौन कौन प्रत्याशी लड़ रहा है। वो कुल प्रत्याशियों की संख्या तो बता देते हैं, लेकिन प्रत्याशियों के नाम और पार्टियों के नाम बताने से परहेज किया जा रहा है। दरअसल भाजपा जैसी पार्टियां मीडिया में चुनाव के समय इस बात के लिए भी पैसा खर्च
करती हैं कि और दूसरी आर्थिक रूप से कमजोर पार्टियों का नाम और उनके प्रत्याशियों का नाम भी जनता को मालूम ना पड़े। ये बहुत लंबी साजिश है और कहीं ना कहीं इस मामले में चुनाव आयोग का जो ढीलापन है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। चुनाव के समय हम लोग कई बार चुनाव आयोग को भाजपा द्वारा खासतौर पर आचार संहिता तोड़े जाने की शिकायत करते हैं, लेकिन शिकायत दर्ज कर ली जाती है, शिकायत को जिस तरह से कार्रवाई की जानी चाहिए वो हो नहीं पाती। इस समय निर्वाचन आयोग को मीडिया संस्थानों को भी ये निर्देशित किया जाना चाहिए कि आप और दूसरी पार्टियों और दूसरे प्रत्याशियों के भी चुनाव संबंधी समाचार छापेंगे, छापना चाहिए। इस बात का निगरानी की जानी चाहिए कि भाजपा के सिवाय और दूसरी पार्टियों प्रत्याशियों के कितने प्रतिशत समाचार छप पा रहे हैं और इस बात की गंभीरता से पड़ताल देख रेख की जानी चाहिए, क्योंकि भाजपा है जो वो इस बात के लिए भी पैसा खर्च करती है इन बड़े अखबारों और टीवी चैनलों में कि दूसरे प्रत्याशियों से बातचीत भी ना की जाए। तो भाजपा का पैसा खुद के चुनाव प्रचार के लिए तो खर्च होता ही है, लेकिन दूसरी पार्टियों का चुनाव प्रचार ना हो इसको रोकने के लिए भी भाजपा पैसा खर्च करती है। तो जब ये तय हो जाएगा कि किसी भी पार्टी और उसके प्रत्याशी द्वारा चुनाव में 1 रुपया खर्च करना भी प्रतिबंधित हो जाएगा, तो मैं समझता हूं तब ये जो पूंजीपतियों का खेल है इस पे रोक लग सकेगी और हम अपने देश की संसद को, अपनी विधानसभाओं को निश्चित रूप से मेहनत कशों की संसद और मेहनत कशों की विधानसभा के रूप में रूपांतरित कर पाएंगे। इस समय खतरा बढ़ता जा रहा है कि हमारी संसद और हमारी विधानसभाएं पूंजीपतियों के मौज मस्ती का साधन बनती जा रही है। इस पे रोक लगाने की आवश्यकता है। जी जी, मैं कुछ और भी बातें अगर बात में हो समय मिलेगा तो मैं कहना चाहूंगा मैं। जी धोखा है तो जी आप म्यूट है रत्ना जी, रत्ना जी आप म्यूट है। हेलो, अब यहाँ सब बंद हो रहा है। अब हमारे बीच में आशीष रंजन जी हैं। आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आशीष रंजन जी जो जन जागरण शक्ति संगठन बिहार से है, मैं उनको इनवाइट करना चाहती हूँ कि आशीष रंजन जी आप आइए और इस विषय पर अपनी कुछ टिप्पणी दीजिए। जी आशीष रंजन जी। शुक्रिया रत्ना जी, सभी ने बात रखी है। मैं कुछ आंकड़ों की ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा। ADR जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नामक संस्था है, वो एनालिसिस करती रहती है MPs के एसेट्स को लेकर और MLAs के एसेट्स को लेकर भी करती रहती है। तो एक छोटा सा एक फैक्ट है कि अभी जो 30 मुख्यमंत्री हैं, जो दिल्ली और पुडुचेरी को भी मिला ले 28 राज्य और ये, तो 30 में से 29 मुख्यमंत्री करोड़पति हैं। ये एक फैक्ट है। दूसरा फैक्ट आप देखिए कि जो एवरेज एसेट है एक लोकसभा MP के, वो करीब 20 करोड़ रुपए है और एक राज्यसभा MP के करीब 80 करोड़ रुपए है। ये आंकड़ा पब्लिक डोमेन में है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसका सीधा साधा मतलब है कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया आम आदमी से बहुत दूर है। जब 90% लोग 25,000 से कम कमा रहे हैं, ये भी आंकड़ा पब्लिक डोमेन में है, आप समझ लीजिए कि एवरेज एसेट 20 करोड़ और 80 करोड़ वैसे हमारे सांसद चुन के आ रहे हैं, तो किस प्रकार के लोग आ रहे हैं ये तो स्पष्ट है। इसमें कोई पॉलिटिकल कार्यकर्ता जो लंबे समय से सिर्फ वही काम किया हो किसी राजनीतिक दल में पूरे निष्ठा के साथ, उसका ऊपर आना, अगर वो बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी नहीं हो, ठेकेदार नहीं हो, या पार्टी के माध्यम से बड़ा ठेकेदार नहीं बन गया हो, या पार्टी के माध्यम से बहुत बड़ी कंपनी का मालिक नहीं बन गया हो, तो उसके लिए तो ये चुनाव लड़ना असंभव है। मैं ये मानता हूँ। ये एक बहुत मुश्किल सी परिस्थिति हमारे लोकतंत्र में आ गई है, क्योंकि लोकतंत्र का एक मूल मंत्र है बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। तो
ऑफ द पीपल तो हमको ये लग ही नहीं रहा है। बाय द पीपल कह सकते हैं, लेकिन आप कोई सामान दुकान में खरीदने जाते हैं और आपके पास 2-3 चॉइसेस होती हैं, जो आपका पसंदीदा वाला चॉइस होता है, या हो सकता है वो सामान है ही नहीं, तो आप मजबूर हैं कि जो उपलब्ध है उसी में से किसी को चुने। तो ये बाय द पीपल भी ठीक ढंग से नहीं है, और फॉर द पीपल तो है ही नहीं, क्योंकि आप देख रही हैं कि पूरे चुनाव प्रक्रिया में किसका बोलबाला है? पूंजीपतियों का बोलबाला है। इलेक्टोरल बॉन्ड वाले मामले में पूरे देश ने अब देख लिया है कि किस प्रकार से वो कंपनियां जो दवाई तक में हेरफेर कर रही हैं, लोगों की जान पे बनाई है, और उस इतने क्रिटिकल चीज पे हेरफेर कर रही है, वो भी करीब 1000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदती हैं और भाजपा जैसे पार्टियों को देती हैं, और उनका दवाई पास हो जाता है, या उसका क्वालिटी कंट्रोल में वो पास हो जाता है, पहले फेल हुआ रहता है। तो ये हम समझ सकते हैं कि ये राजनीतिक पार्टियां भी और उनके नेता भी इन पूंजीपतियों के द्वारा गवर्न्ड है, एक तरह से कंट्रोल्ड है। और ये मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, आपको याद होगा कि आडवाणी जी और मोदी जी में कौन नेता बनेगा भाजपा का, इसमें बड़ा टसल चल रहा था एक समय 2014 के पहले। और गुजरात समिट हुआ था 2013 में, जहां पर अनिल अंबानी ने मोदी जी की बहुत तारीफ की थी और एक तरह से स्टैंप लगा दिया था भारत के पूंजीपति वर्ग ने कि नहीं, हमारा तो घोड़ा जो है वो मोदी ही है। तो ये परिस्थिति है, बहुत दुखद परिस्थिति है डेमोक्रेसी की। और आज जब हम बात कर रहे हैं तो वैसे भी जो डेमोक्रेसी को पढ़ने समझने और आंकने वाले जो लोग हैं, जो संस्थाएं हैं, एक संस्था है वीडन के अनुसार तो अभी भारत जो है वो इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी एक फार्स है, एक नकली चीज हमें परोसी जा रही है, लेकिन अभी उसी नकली चीज से ही हमें सांत्वना अपने आप को देनी पड़ेगी, और जो भी उसमें गुंजाइश है, जितनी भी गुंजाइश है, उस गुंजाइश पे काम करना पड़ेगा। सुनीलम जी पहले पंचायत चुनाव की बात कर रहे थे और अन्य चुनाव की बात कर रहे थे। ये सारे चुनाव में मैं धन का ही बोलबाला देख रहा हूँ। और एक और चीज जो आप देखेंगी कि एक आम इंसान जो है वो किसको चुनेगा? वो देखता है कि एक जो करोड़पति है वो कम से कम मुझे पैसे दे सकता है, या वो इतना प्रिविलेज का है कि वो हो सकता है कि उसके पास जाएं तो हमारा कुछ काम कर जाए। स्टेट जो है, स्टेट की मशीनरी जो है, वो एक आम इंसान की, एक आम पॉलिटिकल वर्कर की, एक आम एक्टिविस्ट की, उसकी बात चाहिए कोई बाहुबली या कोई धन का बाहुबली या किसी भी तरह से ऐसा नाम कमा लिया हो धन के वजह से या बाहुबल के वजह से, कि वो भी तभी उनकी सुनते हैं जब ये परिस्थिति बनती है। तो चारों तरफ से ये जकड़न है, इस जकड़न से कैसे छूटा जाए, इसका भी मेरे पूर्व के पैनलिस्टों ने सुझाव दिया है। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस ये करना ही पड़ेगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड एक क्रिटिकल एलिमेंट होता है डेमोक्रेसी में, तो लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए स्टेट फंडिंग ही लाना पड़ेगा। अभी लोग अपना अपना अनुभव बता रहे थे, और 2014 का लोगों का अनुभव होगा जब पहली बार मोदी आए थे, तो कई आकलनों में ये कहा गया था कि 30,000 करोड़ का खर्चा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ है। तो ये आंकड़े जो हैं ये अचंभित करने वाले हैं, ये वाकई में अचंभित करने वाले हैं। और बिहार में लोगों की आप सुनेंगे तो लोग बोलेंगे कि करीब 20 से 30% वोट खरीदे जा रहे हैं। इसका कोई सीधा साधा आकलन करना बड़ी मुश्किल बात है कि जो वोट पैसे लेके वोट देगा वो जरूरी नहीं कि सत्य बोले आपके सामने किसी सर्वे में, लेकिन मोटा मोटी आकलन ये लोग कर रहे हैं कि 20% वोट खरीदे जा रहे हैं। तो अगर 15 लाख एक संख्या है एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की वोटर्स की, 10 लाख भी वोटिंग होती है 10 लाख, तो 10 लाख भी वोटिंग होती है और उसके 2 लाख लोगों को खरीदा जाता है, तो आप हिसाब लगा देकर 1,000 रुपया भी एक व्यक्ति की और दिया जा रहा है, तो आप बस हिसाब लगाते कि कितने करोड़ रुपया सिर्फ लोगों को खरीदने में लगाया जा रहा है। इसके अलावा गाड़ियां, बैनर, पोस्टर्स,
तमाम जो खर्च हैं उसकी तो गिनती ही नहीं है। दूसरा जो लूप होल पार्टियां इस्तेमाल कर रही हैं कि पार्टियों के खर्च पर कोई पाबंदी नहीं है, कैंडिडेट्स के खर्च पे है, पार्टियों के खर्च पर पाबंदी नहीं है। जो स्टेट पावर में है जैसे मोदी जी, वो तो उसका बहुत ही बुरा इस्तेमाल कर रहे हैं। वो पूरी अभी आप एक मामला सामने आया था कि वो अपने ईमेल अकाउंट से पीएमओ की तरफ से चंदा डोनेशन लेने का एक अपील गया है। इस तरह की कई बातें हैं जो लेवल प्लेइंग फील्ड दूसरे विपक्षी दलों को उसको इनकार कर रहे हैं, और ये बहुत बहुत गंभीर समस्या है। अच्छा किया कि आपने इस विषय पर आज चर्चा किया। मैं इतना ही बोल के अपनी बातों को समाप्त करूंगा। बस एक बात और बोल दूं कि बिहार जहां मैं बैठा हुआ हूं, यहाँ अभी भी बिहार और बंगाल, मुझे लगता है कि ये मेरा इंप्रेशन है, परसेप्शन है लोगों से बात करने के बाद, इन दो राज्यों में अभी भी पूरे हिंदुस्तान के कंपैरिजन में धन उतने मात्रा में नहीं है जैसे कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या अन्य राज्यों में है। धन्यवाद। जी आशीष रंजन जी, आपने बताया कि भाई ये तो मतलब पूंजीपतियों द्वारा कंट्रोल्ड इलेक्शन हो गए हैं, और जिस तरीके से 20% वोटों को खरीद लिया जाता है, और उससे ये इलेक्शन तो मतलब साफ तौर पे कहा जा सकता है कि फेयर इलेक्शन है ही नहीं। और भारतीय जनता पार्टी ने पूरा का पूरा कब्जा कर रखा है। और जो बताया आपने उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए अब हमारे बीच में जगरूप सिंह शेखो जी हैं। जगरूप सिंह जी, आप राजनीतिक विज्ञान गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में हैं अमृतसर। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप आइए और अपनी इस बात पर टिप्पणी दीजिए। जी जगरूप सिंह शेखो जी, अनम्यूट कर दीजिए। अनम्यूट कर लीजिए। जी बस, हाँ जी। नमस्कार जी सबको, और आप लोगों को और देशवासियों को आज ईद का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, आप सबको मुबारक हो। बहुत ही सीरियस इशू के ऊपर बात कर रहे हैं, बहुत ही साथियों ने इसके ऊपर डिटेल्ड बात की है। ये बात ठीक है कि जो परिस्थितियां हैं हमारे पास में, लोकतंत्र के सामने बहुत बड़ा डेंजर है, बहुत बड़ा खतरा है। मैं अपनी बात इस बात से शुरू करूंगा। एक सज्जन एमएलए बने थे, मंत्री भी बने थे, तो एक बार पब्लिक प्लेटफॉर्म में उन्होंने बोला था कि जितने पैसे हमने, मैं और मेरे जो अपोजिट साथी है, उन्होंने एक फैमिली के खर्चे में लगाए हैं, अगर उतने पैसे मैं अपने हलके में खर्च कर दूं तो मेरा हलका जो है वो स्वर्ग बन सकता है। इतने पैसे लगा के फिर हमको उसको पूरा करना पड़ता है। एडीआर रिपोर्ट्स दे रहे हैं, हमको पता कि उससे आगे भी बहुत कुछ है, जो हमको दिखाई देता है उसके आगे बहुत कुछ है। और ये व्यवस्था ऐसी बन गई, ग्राउंड से शुरू हो गया। ये सबसे डेंजरस बात ये है कि पंचायत की इलेक्शन में भी ये सारा यहाँ से शुरू होकर ऊपर तक जा रहा है। अब राज्यसभा की इलेक्शन में आप देख लिए, वहाँ तो चुने हुए नुमाइंदे जाते हैं, वहाँ तो इतना खर्चा नहीं होना चाहिए, वहाँ भी ये खरीदो, वो तो इलेक्शन है, कितनी बड़ी खरीदो फरोख्त वहाँ हो रही है। और इसके साथ में ये सिर्फ करोड़पतियों का मसला नहीं है, करोड़पति के साथ बाहुबली भी आ जाते हैं। वही बाहुबली हैं जो करोड़पति हैं, और उसी की वजह से वो जितने सोर्सेज होते हैं, चाहे कम्युनिकेशन के सोर्सेज हैं, लोगों के साथ संवाद के सोर्सेज हैं, जो कुछ भी है सारे को उनको जो है वो चोक किया जा रहा है। और एक ऐसी व्यवस्था क्रिएट की जा रही है, यहाँ से भय खड़ा होता है। यही हमने सोचना शुरू कर दिया कि यही लोग इलेक्शन लड़ेंगे और कोई लड़ ही नहीं सकता, तो हम दीवार के दूसरी साइड में हो गए, तो सबसे बड़ा खतरा जो लोकतंत्र का यहाँ से शुरू हो जाता है। ये जो एलीट, छोटी सी एलीट बन गई, उन्हीं के बीच का सर्कुलेशन है। और हम सभी देख रहे हैं, मैं अभी रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 2019 में एक एमपी साहब बने थे, शायद बीजेपी के थे, जो उन्होंने एसेट्स अपने 2024 में दिए, वो 3000 टाइम्स जो है वो एसेट इंक्रीज हुए हैं।
बहुत कम लोग हैं जिनके एसेट जो है वो आते हैं। अब इसीलिए देखो कि जो एक बहुत बड़ी एक धैर्य होती थी लोगों की, खास करके लेफ्ट पार्टी थी, प्रोग्रेसिव ग्रुप्स थे, जो लेफ्ट पार्टी थी, वो सारी मार्जिनलाइज हो गई, वो हाशिए से बाहर निकल गई। और कहीं भी उनका व्यू पॉइंट जो ये बात उठाते थे, मनी की बात करते थे, मसल पावर की बात करते थे और दूसरी चीज़ों की बात करते थे, वो बिल्कुल जो पब्लिक डोमेन में सारा कुछ डिसअपीयर हो गया। और इस डिसअपीयर होने से एक नए किस्म का वातावरण, नए किस्म की सोच जो पैदा हो रही है। 1991 के बाद जो वन साइडेड स्टोरी है, उस वन साइडेड स्टोरी से हमारे जितने बड़े देश में जहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, मैं देख रहा था कि पंजाब एक छोटा सा स्टेट है, 1.5% ऑफ द टोटल एरिया है, 2% पॉपुलेशन, वहाँ भी 1/4 पॉपुलेशन थी जो 2011 में नॉन लिटरेट थी। तो नॉन लिटरेट का मतलब ये देखिए कि हमारा लिटरेसी का मतलब क्या है। जो हमारा सिस्टम है, पॉलिटिक्स है, वो कम्प्लेक्स हो रही है, लोग हाशिए से बाहर जा रहे हैं, वो उनको जो बिल्कुल डिसआर्म किया जा रहा है, और ये पैसे का सारा जो खेल सामने आ रहा है, जिस तरीके से पैसे के खेल से ये सारी की सारी जो डेमोक्रेसी है, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी बन रही है, पर इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में जो वी द पीपल है वो बाहर निकल रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी डेंजरस लोकतंत्र के लिए और हमारे समाज के लिए। मैं सिर्फ लोकतंत्र की बात इसलिए कर रहा हूँ, अगर लोकतंत्र है तो जैसा हमारा समाज है वो समाज रहेगा। जिस दिन यहाँ लोकतंत्र का भोग पड़ गया, इस समाज के सामने बहुत बड़ी बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। अब इसका वे आउट क्या है, सारी बातें हमने समझ ली। मेरे को तो लगता है कि इस इलेक्शंस में हाकम जो रूलिंग लीग पार्टी एक तरफ है, जो लोग हैं वो दूसरी तरफ है। ये फाइट अनइवन फाइट है। आपने अपोजिशन पार्टियों का, श्रीमत सर ने बात की, सामने की, कैसे उनको डिसआर्म किया, चाहे वो कांग्रेस पार्टी वाली थी, ईडी थी, सीबीआई थी, जो कुछ भी था, जो भी लोगों के पास अल्टरनेटिव चॉइस थी, अपने सभी को मार्जिनलाइज कर। तो वे आउट क्या है? वे आउट है लोग। हमारी एक ही होप है, एक ही आस है, हम उसको कैसे कंट्रोल ला सकते हैं। हमारे पास और सोर्सेज नहीं है, हमारे पास मीडिया नहीं है, हमारे पास कोई इतने प्रचार नहीं है। तो क्या है कि हमको जो करने वाली बात है कि छोटे छोटे ग्रुप्स में नीचे से शुरू करके उनको कहीं ना कहीं से मोबिलाइज करना है, एक बहुत बड़ा कारवां तैयार करना है, ये सारी चीज़ों को उनको एनलाइटन करना है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहाँ दे रखा है, आप इस समय कहाँ खड़े हैं, आपको कहाँ रखा जा रहा है। एक तरफ तो 5 किलो अनाज की बात कर रहे हैं, दूसरे साइड में कोरोना काल में भी, उसके बाद में भी जो आपके जो बिलियनियर्स हैं, जो करोड़पति हैं, वो देश में नहीं दुनिया में उनका नंबर बढ़ रहा है। जो डिस्पैरिटी है, जो वेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन है, वो कहाँ जा रहा है। तो अगर ये बात उनको समझ आती है, वोट अभी हमारे पास है, ये 2019 तक भी रहेगी, हो सकता आगे भी रहे, ये देश 2024 से आगे भी जाएगा, क्योंकि इस देश ने बहुत 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 पुराने समय में हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस को झेला है। पर बात यही है कि जितना जल्दी किया जाए और इस चीज़ को टैकल हम पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट में, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट में, या जितने भी और कंसर्न लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, समस्या बहुत ज़्यादा है। अब उनके लेवल के ऊपर उनको फर्स्ट प्लेस के हमारा अपना थोड़ा सा तजर्बा है, वहाँ रख के बात करते हैं, वो बात को अंडरस्टैंड करते हैं। बात यह है कि जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी डोमिनेंट जो इसमें डिस्कोर्स में है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, उनका एजेंडा एक है। किसी समय में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते थे, अब खास करके इस समय में तो आप कोई भी पार्टी जो मेन स्ट्रीम पार्टी उठा लीजिए, उसमें ज़्यादा फर्क दिखाई नहीं देता, क्योंकि एक पार्टी दूसरी पार्टी के पुराने जो उन्होंने काम किए उसी को ही एडवांटेज लेके आगे बढ़ रही है। और जिस तरीके से प्रचार हो रहा है और जिस तरीके को लोगों सपने दिखाए जा रहे हैं, ये ठीक है कि डेमोक्रेसी हमारी वर्स्ट सिचुएशन में सर्वाइव किया, इसलिए सर्वाइव किया कि लोगों का इंस्टीट्यूशन के ऊपर फेथ था। जितनी भी संस्थाएं थी, चाहे जुडिशरी थी, लेजिस्लेचर था, एग्जीक्यूटिव था, जहाँ कंटिन्यूसली हमारा पार्टिसिपेशन जो था इलेक्शंस में बढ़ा। पर अब वो बहुत होपलेस टाइप जो है सिचुएशन वो क्रिएट होगी। अब इसका तो यही हो सकता है कि मास मूवमेंट के तरीके से हम पब्लिक प्लेटफॉर्म में इनको बुला के वहाँ इनसे बात करें। मेरा ख्याल यही तरीका हमारे पास बचेगा कि जो इनके आगे लोग हैं,
जहाँ हो सके तो जिनके जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं कोई ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म पब्लिक का बनाया जाए, वहां लाके इनको बोला जाए, आप मुद्दों पे बात किया जाए। हो रहा है कि एक कॉन्टेक्ट पर्सन थ्रू चलते हैं, इनके पास दलाल बहुत खड़े कर दिए, बहुत सारे इन्होंने चैनल बना दिए। जो पर्सन आप होता है वो बहुत पीछे बैठा रहता है, इसीलिए उसके बाद में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बढ़ती, और दूसरे लोग तो बार बार बदलते रहते हैं बार को। एक दो बार मैं और करनी चाहूंगा। प्रोफेसर जगरूप सिंह जी, मैं आपको फिर बुलाती हूँ। तब तक के लिए हमारे बीच में विजय चावला जी जुड़ चुके हैं। विजय चावला जी आर्थिक पत्रकार हैं दिल्ली से। विजय चावला जी, मैं आपको इनवाइट करना चाहती हूँ, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए विजय चावला जी। मैंने कर लिया। हाँ जी, बोलिए। असल में कई मुद्दे सोचे थे, लेकिन जिस जगह पर बात तो उससे लिंक छोड़ता हूँ। 1995 के बाद इलेक्शन में हिस्सा धीरे धीरे महंगा किया जा रहा था, और आज ये स्थिति आ गई है कि सभासदी के चुनाव में भी जो बस्ती का नेता है उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपना पत्र भर के इलेक्शन में खड़ा होने की सोचे, और उसके बाद से उत्तरोत्तर चुनाव के अंदर हिस्सा लेना मुश्किल किया जाता रहा है। इसके पीछे एक मकसद है। शासक लोग नहीं चाहते कि छोटी छोटी पार्टियों का रिप्रेजेंटेशन हो, वो नहीं चाहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि जो बड़ी पार्टियां हैं उन्हीं के प्रतिनिधि आए, दूसरा ऐसे लोग आए जो काफी पैसे वाले हो। ऐसा उनका सोचा समझा एजेंडा है, जिसको वो 1995 के बाद से लगातार लागू करते जा रहे हैं, और आज इस जगह पर पहुंच गए हैं कि लोग जितने भी जाते हैं हमको सब करोड़पति दिखाई देते हैं। हमारे सारे प्रतिनिधि हैं, कोई करोड़पति से कम है नहीं सच। तो ये उनकी सोची समझी और चालती, वो उससे हमको यहाँ तक आई। अब यहाँ से हम लोग कैसे उनको वापस करेंगे? कई साथियों ने अच्छे अच्छे सुझाव दिए हैं, मैं कोई सुझाव नहीं दे, लेकिन मैं केवल यही कहूंगा कि अगर इन बातों का लगातार प्रचार किया जाए जनता में, तो उसी के बाद शायद कोई चीज निकल कर आए। लेकिन इसके अलावा जो हमारे सब जनप्रतिनिधि अरबोपति हो गए हैं, इसके पीछे कुछ और भी कारण मुझको लगते हैं, जिनको मैं संक्षेप में रखना चाहूंगा। पहला तो ये है कि हमारी जो पार्टियां हैं, जो आजादी के 30, 35, 40 साल तक, 1990 तक कहना चाहिए, जो अपने अपने वर्गीय सोच के आधार के ऊपर, वो अपने वर्गीय आधार के ऊपर अपनी विशिष्ट विचारधारा के साथ जनता में जाती थी। एक आइडियोलॉजी थी उनकी, आप उस आइडियोलॉजी से सहमत हो या ना हो, लेकिन हर एक का एक अपना अपना विचार था। किसान लोगों का अपना विचार था, चौधरी चरण सिंह का दर्शन था, व्यापारियों का अपना दर्शन था, औद्योगिक पूंजीपतियों का अपना दर्शन था, मजदूर वर्गीय पार्टियों का अपना दर्शन था। तो ये सब वैचारिक आधार पर लड़ाइयां लड़ते थे। जब आप वैचारिकी को ऊपर लाएंगे तो पैसे वाले लोग धीरे धीरे पीछे हो जाएंगे, और ये पार्टियां बड़े मजबूती से इन्होंने अपने आप को विचारों के आधार पर बांध के रखा हुआ था, और जो पार्टियां थी वही अपने जो प्रत्याशी थे उनका चुनाव फाइनेंस करती थी। 1990 के बाद से स्थितियां बदल गई, जब से नव उदारवाद आया है। तो जब नव उदारवाद का जो मुख्य काम था कि बड़ी पूंजी के लिए पैसे का संचय करना, पूरी जनता से पैसा लेकर बड़ी पूंजी के लिए संचय करना और उसको इन्वेस्टमेंट के लिए दे देना, और ये काम लगातार चला। इस काम को बचाए रखने के लिए इलेक्शन के अंदर जो परिवर्तन किए गए, महंगा किया गया, वो भी इसीलिए किया गया, और बाकी काम भी इसी प्रकार से हुए। पूंजीवाद जिस तरीके से हावी हुआ, वैसे ही उन्होंने अपना वर्गीय आधार उनका खत्म होता गया, और सारी पार्टियां कमोबेश एक ही योजना पर आ गई, एक ही प्रकार की सोच पर आ गई। अब उन सब के विचार बोले कुछ भी लगभग एक जैसे हैं, योजनाएं एक जैसी हैं, किसी में कोई फर्क नहीं है। एक आदमी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आसानी से चला जाता है, वो इसलिए कि सबकी वर्गीय सोच एक जैसी हो गई।
ऐसी दशा के अंदर अब उन्होंने अगर जीतना है चुनाव तो जनता से क्या कहेंगे? तो कोई कहता कि तुमने हमको थप्पड़ मारा, कोई कहता तुमने हमको घूसा मारा, मूल मुद्दे पर इसीलिए वो नहीं लड़ सकते, लड़ते भी नहीं है। तो ये एक जो चीज आई है वो ये कि भाई विनेबिलिटी, कल्याण सिंह कहते थे विनेबिलिटी, कौन जीत सकता है कि नहीं। तो अब वो जीतेगा कौन? जिसके पास अच्छा पैसा होगा। तो हर पार्टी आजकल अपने टिकट बेचती है, न केवल मायावती, बीजेपी वाले 1.5 टिकट बेचते हैं। साथी मैं और आगे बढ़ता हूँ। क्रोनी कैपिटलिज्म का हमने नाम सुना है सर। तो क्रोनी कैपिटलिज्म के अंदर अगर देखें तो ये जो कुछ उद्योगपति घराने सत्ता के साथ बिल्कुल नजदीकी रूप से चिपक जाते हैं। इमरजेंसी के अंदर हमने देखा था संजय गांधी का जो समूह था उसने काफी फायदा उठाने की कोशिश की। इसी प्रकार से आजकल भी 3-4 औद्योगिक घराने हैं जो पूरे तौर पे फायदा उठा रहे हैं। इनके जो प्रत्याशी हैं ये ढेर सारे लोग, पूरी की पूरी पार्टियां आजकल इनकी जेब के अंदर रह के चल रही। तो स्पष्ट है कि वो लोग जिनको स्पॉन्सर करेंगे वो क्या तो खुद पूंजीपति होंगे या उनके लोग होंगे। तो क्रोनी कैपिटलिज्म जो है उसकी वजह से ये चीज बहुत बढ़ गई है। अच्छा, 1-2 पॉइंट और है मैं उसको लेके। तीसरा अब ये हुआ है कि देखिए सरकारी कारखाने सरकारी संपत्ति को निजी हाथों में सौंपने की मुहिम, अब क्योंकि अब मुहिम चल पड़ी इसलिए इसके अंदर सभी लोग शामिल हो गए, सारे राजनेता शामिल हो गए। तो जब सरकार की मशीनरी का राजनीतिक जिम्मेवारी ये काम है कि निजी पूंजी को मजबूत करो, संचय करो, सरकारी कारखाने को सौंप दो। तो जब ये पूरी प्रक्रिया चलेगी तो जिन अधिकारियों का, जिन राजनेताओं को जिम्मेवारी दी गई है वो लोग खुद क्यों ना पैसा बनाएंगे, वो भी पैसा बनाएंगे भाई। और उसी सारे अधिकारी, सारे विधायक, सारे सांसद, करोड़ों अरबों सभासद के आजकल बहुत अमीर हो गए। सभासद भी जो छोटे थे वो भी बहुत अमीर हो। जितना सरकारी पैसा ग्रामीण जीवन पर खर्चा होता है वो सब ये सब और ये सरपंच वगैरह मिलकर बांट लेते, थोड़ा बहुत इधर उधर लगा देते। तो ये पूरी की पूरी प्रथा बन गई है साथी। और ये इसीलिए बन पाई है क्योंकि वैचारिक आधार खत्म हो गए, सारे लोग पूंजीवाद के मुताबिक चल रहे हैं और कोई जना अलग से मांगों को नहीं। तो ये सबका यही नतीजा हुआ जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट में हमारे पास अभी सामने आया था कि 2021 के अंदर 1% लोगों के पास देश के करीब 40% से अधिक की संपदा है और बाकियों के पास क्या है, कुछ नहीं। तो ये एक पक्के तौर पे है और ये किस तरीके से चीजों को किया जाता है, बहुत सोच समझ के योजनाबद्ध तरीके से। और लोग अब हर हालत में इन्हीं पैसे वाले जो राजनेता हैं इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, इन्हीं से चलती है, आशा करते हैं कि वो आके हमारे लिए कुछ कर दें। पूरी जनता इसी काम में आजकल लगी हुई है सर। तो ये जो लड़ाई है ये बड़ी बुनियादी लड़ाई है, निरंतर लड़ने की जरूरत। अगर अब इसमें थोड़ा सा भी आगे बढ़ पाए और जनता को जागरूक कर पाए, इलेक्शन के अंदर जो नियम है कि 10,000 रुपए पर्चा भर सकते हैं, तो इसको लेकर हम एक मांग रख सकते हैं। कुछ साथियों ने सुझाव दिया था माइक लगा दिया जाए और वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें सही हैं। तो इसका एक ठोस प्रोग्राम बना के लड़ाई जा सकता है। आपका धन्यवाद। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही थी क्या? आपकी आवाज रत्ना जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अरे हाँ जी, मैंने अपनी बात शुरू कर दी। डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी हैं जो मेरे साथ सह चालक है। मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि आप भी अपनी कुछ प्रकाश डालिए, टिप्पणी कीजिए इस विषय के ऊपर। जी डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सारे साथियों ने बड़े विस्तार से चीजों को रखा है और लगभग सारी बातें आ गई हैं। मैं विजय चावला जी की बात को आगे बढ़ाते हुए उसमें अपने आप को जोड़ते हुए मैं कहूंगा कि देखिए, जनतंत्र में चुनाव तो उत्सव होता है और उत्सव का मतलब होता है उल्लास। लेकिन आज की तारीख में जो स्थिति बन गई है कि उल्लास नाम की चीज खत्म है।
ये पूरा का पूरा एक नैराश्य का वातावरण बन गया है और पूरी की पूरी जनता अवसादग्रस्त हो गई है। जनता ही नहीं, सब के सारे लोग अवसादग्रस्त हैं। वो अवसादग्रस्तता क्या है? तो सबको यह है कि हम कैसे चुनाव लड़ेंगे, हम तो इस पे जा ही नहीं सकते हैं, हम तो चुनाव लड़ ही नहीं सकते हैं, हम अपना वोट दे के करेंगे क्या? माने एक तरीके से पूरी की पूरी इस जनतांत्रिक व्यवस्था पर अविश्वास का प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। और उसके पीछे कारण क्या है? तो वही है कि पूंजीवाद, नव उदारवाद ने अपना ऐसा रूप दिखाया है और ऐसा ढांचा पांचा बना दिया है कि चुनावी प्रक्रिया से ही सबका ये विश्वास उठ गया है। फल क्या होता है, परिणाम क्या होता है कि साहब ये लोग उसके पीछे कारण भी क्या है कि पूरी की पूरी देश की सारी संपदा ला करके इनके हाथों में रखती जाती है, हमारे ये निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में। मतलब परिणाम क्या होता था कि सबकी आंखें टिक जाती है, यही जो करेंगे। जो ये है कि ये हमारे निर्वाचन प्रतिनिधि हमारे सेवक हैं, हमारे स्वामी नहीं है, ये हमारे सेवक, ये हमारे मात्र प्रतिनिधि है। हमने उन्हें अपना संपर्क अधिकार नहीं दे दिया है, लेकिन जो नरेशन कराया जाता है कि यही हमारे राजा है, यही जो करेंगे वही होगा, ये जो कहती है वो हमारी बात हो जाएगी, ये परसेप्शन जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हमारा स्वस्थ जनतंत्र नहीं बन पाएगा। इसके लिए जरूरी है कि पूरा का पूरा मनोविज्ञान बदला जाए, पूरी जन मनोविज्ञान बदला जाए। जनता को यह समझाने की आवश्यकता है, या जनता इस बात को समझे कि नहीं, संप्रभु वो है, वो जिसको चुन के भेजती है, वो उसका मात्र प्रतिनिधि है, वो उसका स्थानापन्न नहीं है। लेकिन अब इस बात को समझाएगा कौन? तो परिणाम क्या होता है कि ये सारे के सारे प्रतिनिधि वहां मिल करके, वहां जा करके देश की सारी संपदा को अपने में ही बांट देते हैं। अपना सबका क्या है साहब आज की तारीख में? विधायक निधि है, सांसद निधि है, ठेका है, जितने पहले सारी की सारी अर्थव्यवस्था को ये अपने हाथों में केंद्रित कर लेते हैं। परिणाम क्या होता था कि ये जो चुनाव लड़ते हैं, अगर अपने घर से पैसा लगाएं या अपने मित्रों का पैसा लगाते हैं, तो पहले बात तो ये होता है कि उस पैसे की उगाही करनी होती है, और वो उगाही करेगा इस बात के लिए जन मनोविज्ञान हमारा तैयार है, पूरी जनता इस बात के लिए तैयार रहती है। जो जनता आपने जानते कि अरे भाई वो आदमी तो 5 करोड़ लगाया है तो क्या करेगा, वो पैसा तो वसूल करेगा। इस तरीके का जन मनोविज्ञान बढ़ना ही एक तरीके की मानसिक विकृति है हमारी, और यह जो स्टेटस सिंबल बन जाता है, हमारा जनप्रतिनिधि एक तरीके से स्टेटस सिंबल बनता था। जिस दिन हमारा जनप्रतिनिधि आएगा तो सबसे पहले उसके पास होगा कि साहब सबसे बढ़िया गाड़ी उसके पास है कि नहीं, बड़ी से बड़ी गाड़ी उसके पास है कि नहीं, उसका घर कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है, तो वो स्टेटस सिंबल बन जाता है। जब तक जनतांत्रिक व्यवस्था तब तक हमारी सुदृढ़ और ये सुव्यवस्थित और मजबूत नहीं होगी, जब तक पूरी की पूरी स्टेट की सारी संपदा स्टेट के पास रहनी चाहिए। और ये हमारे जितने भी प्रतिनिधि हैं, इन प्रतिनिधियों को हम सरकारी सुविधाएं भले चाहे जितना दे दें, इनके हाथ में हमें कैश नहीं देना चाहिए, या इनके माध्यम से कैश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। अब लेकिन ये बात कौन ये बात करेगा कौन? तो जब हमारे नीचे से लेकर ऊपर तक जनतांत्रिक प्रक्रिया इन्वॉल्व होगी, जनता इन्वॉल्व होगी, लोग इन्वॉल्व होंगे, राजनीतिक दलों में भी लोग इन्वॉल्व होंगे, राजनीतिक दलों की भी एक अपनी जनतांत्रिक प्रक्रिया होगी, तभी इसका संचालन हो सकता है इसका। लेकिन आज की तारीख में तो जो भी दल आप उठाइए, वो उनके पास उनके अपने पार्टी में भी कोई जनतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। ऊपर से चुनाव करके, ऊपर से चिन्हित करके भेज दिया जाता है कि ये हमारा प्रतिनिधि हो गया, ये हमारे अध्यक्ष हो गए, ये हमारे ये फला पदाधिकारी हो गए। तो फल क्या होता है कि सारा का सारा स्रोत जा करके एक जगह केंद्रित हो जाता है। जब एक जगह सारा अधिकार केंद्रित हो गया, सारा अर्थ केंद्रित हो गया, तो जाहिर सी बात है कि उसका लाभ भी एक जगह केंद्रित होगा। ऐसी हालत में एक व्यापक सुधार की आवश्यकता है, व्यापक